Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 3 Block 1 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. आज हम कवर करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट. सो फर्स्ट section that we are going to discuss today is types of workplace behavior. कौन से ऐसे workplace behaviors हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं. So workplace behavior वो pattern होता है जो भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में वो शो करता है अपने एक्शंस के थ्रू. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को भी इन्फ्लुएंस करता है. यानी बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर वो नेगेटिव बिहेवियर है सो ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब होगी. सो और अगर पॉजिटिव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को जाएगा. सो इसको हम तरह तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्क प्लेस बिहेवियर हैं स्पेसिफिकली जो नेगेटिविटी में आते हैं. जैसे कि परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी. ऐसे ही परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी. एब्सेंटिज्म ज्यादा हुई तो एक वर्क प्लेस बिहेवियर है जो उसकी परफॉर्मेंस भी खराब करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी खराब करेगा. देन टर्नओवर, लोग क्विट कर देते हैं जॉब. एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, आप कितने ऑनेस्ट हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितना डेडिकेटेड हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप. इसके डिटेल में हम जाएंगे अभी. एम्प्लॉइज डिसफंक्शनल बिहेवियर्स भी शो करते हैं. डिसफंक्शनल बिहेवियर ऑफ कोर्स इट इज अ नेगेटिव टर्म, सो हम नेगेटिव एस्पेक्ट में ही इसको समझेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज जो हैं वो डिसफंक्शनल बिहेवियर शो करते हैं. तो सबसे पहला चीज जो हम समझेंगे वो है परफॉर्मेंस बिहेवियर. सो जो भी वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स होते हैं टोटल एम्प्लॉय के, और जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल डिस्प्ले करता है बिहेवियर, वर्क बिहेवियर, उसको हम परफॉर्मेंस बिहेवियर कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लाइन वर्कर है तो उसकी परफॉर्मेंस हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे कि उसने कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए पर डे, तो उसकी परफॉर्मेंस हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं उसने क्या किया है ना, उससे हमारी उसको परफॉर्मेंस मिल जाएगी. लेकिन सपोज कोई साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट की आप परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सालों साल महीनों वर्क करता है. तब जाके कोई ऐसा आउटब्रेक मिलता है जो वाकई पूरी फील्ड में तहलका मचा देगा. सो हम साइंटिस्ट की परफॉर्मेंस को कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अनलेस दैट रिसर्च हैज प्रोड्यूस समथिंग, राइट. अगर नहीं भी किया है तो भी तो वो रोज लैब में आके काम कर ही रहा था. सो दैट इज वाई वो कुछ चीजों को हम परफॉर्मेंस में कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो परफॉर्मेंस बिहेवियर हमारा क्या है कि वो हम वर्क जो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, वो परफॉर्मेंस बिहेवियर आता है. और जो भी आप बिहेवियर शो करते हो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए. नाउ कमिंग टू डिसफंक्शनल बिहेवियर. डिसफंक्शनल बिहेवियर क्या होता है? ये वो बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिस्ट्रैक्ट करता है, खराब करता है, उसको हम डिसफंक्शनल बिहेवियर कहते हैं. मोस्ट कॉमनली दो चीजों के बारे में ज्यादा बात होती है. पहली एब्सेंटिज्म एंड दूसरा टर्नओवर. एब्सेंटिज्म मतलब एम्प्लॉय जब छुट्टियां लेने लगता है, वर्क पे आता नहीं है, शो अप नहीं करता है वर्क में. और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वो क्यों नहीं आ रहा है. एक जो लेजिटिमेट रीजन है, लेजिटिमेट मतलब जो वायबल है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि इलनेस, फिर जूरी ड्यूटी, देन डेथ, इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर, है ना. तो ये वाली चीजें हुई तो हम ये मानेंगे हाँ वाकई जेन्युइन रीजन है. सो वो लेजिटिमेट हो गया. बट कभी कभी एम्प्लॉयज ना झूठ भी बोलते हैं, बहाने भी लगा देते हैं. ऐसा होता नहीं है लेकिन वो घर में रहने के चक्कर में ऐसे वाले बहाने भी बना देते हैं कि भाई ऐसा हुआ हमारे साथ, तो ये इशू चल रहा है, हम इस चीज को फेस कर रहे हैं. लेकिन अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है लेजिटिमेटली या इलिजिटिमेटली, एक चीज तो पक्का है कि उसकी वर्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. या तो उसका काम जो है वो पाइल अप होता जाएगा क्योंकि वो एब्सेंट था, या फिर उसके बदले कंपनी को कोई और सब्स्टिट्यूट हायर करना पड़ेगा. सो दोनों केसेस में कंपनी लॉस को फेस करती है क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क जो होता है वो सफर करता है किसी के एब्सेंट होने से.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टर्न ओवर का क्या मतलब है? जब लोग जॉब छोड़ना शुरू कर देते हैं। जॉब क्यों छोड़ेंगे? जॉब छोड़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। सो ये कॉस्टली एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहता कि कोई जॉब छोड़ के जाए अनलेस वो बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि कंपनी को फिर बहुत सारा कॉस्ट लगता है किसी और को रिप्लेस करने में एंड देन उसको ट्रेन करने में। तो एम्प्लॉय की जो, अगर वो वैल्यूड एम्प्लॉय है तो और ज्यादा मुश्किल हो गया उसको रिप्लेस करना, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डिफिकल्टी आती है। दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रिफर नहीं करता निकालना अनलेस यू आर ए वेरी पुअर परफॉर्मर। सो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोई जॉब छोड़ेगा वो क्या क्या हो सकते हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब में जो उसको जो काम मिल रहा है करने के लिए वो नहीं है जो वो चाहता था, या उसको आउट ऑफ द बॉक्स उसको काम पकड़ाया गया है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर खराब है, उसको नहीं सही लग रहा है, वहां पे पॉलिटिक्स बहुत है, या ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव नहीं है, ये हो सकता है। देन खुद इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल है, वो आलसी है, वो नहीं करना चाहता काम, उसको करना ही नहीं है, या वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही है उस वर्क से। देन लेबर मार्केट, किस तरह का बाहर एम्प्लॉयज अवेलेबल है या नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट बाहर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो छोड़ के जाएगा अगर अलग ऑप्शंस, उसको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। देन फैमिली इन्फ्लुएंस, फैमिली में अगर कोई दिक्कत है तो भी जॉब छोड़ने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एंड देन जॉब फिट जैसे मैंने बताया कि अगर जॉब उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उसको नहीं मिला है तो ये रीजन हो सकता है। और रीजन क्या हो सकता है? इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन उसको टाइम में कोई रिलैक्स नहीं दे रही। फॉर एग्जाम्पल वो चाहता है कि वो दिन के टाइम पे काम करे लेकिन उसको नाइट ड्यूटी पकड़ाई जा रही है। अब उसकी पूरा बॉडी क्लॉक चेंज हो रहा है, अब वो ना रात में सो पा रहा है ना दिन पे सो पा रहा है, क्योंकि रात में अगर वर्क कर रहा है तो दिन में नहीं सो पाएगा, उसकी हैबिट नहीं है, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन लूज नहीं कर रहा आवर्स की, चलो तुम 8 घंटे काम करो कभी भी आके करो लेकिन तुम्हारा ये काम है तुम करके दो, तो अगर ऐसा भी है तो भी इंसान सोच लेता है। लेकिन फैमिली में कोई बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना है, 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहा। सो ये वाली इनफ्लेक्सिबिलिटीज अगर ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो एम्प्लॉय छोड़ना ज्यादा प्रिफर करते हैं, और एम्प्लॉयज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर फैमिली, वर्क, बाकी पर्सनल लाइफ को मैटर्स को रिजॉल्व करना अगर ऑर्गेनाइजेशन इनफ्लेक्सिबल है। सो एम्प्लॉयज फिर ऐसे जॉब्स को ढूंढते हैं जहां पे वो बैलेंस कर सके वर्क एंड नॉन वर्क कंसिडरेशंस। नेक्स्ट इज थेफ्ट एंड सबोटेज। डिसफंक्शनल बिहेवियर के ये एग्जांपल्स हैं, थेफ्ट एंड सबोटेज। जब एम्प्लॉय को लगता है कि जितना वो काम करता है उतना कंपनी पे नहीं कर रही उसको, तो वो सामान चुराना शुरू कर देता है, वहां के रिसोर्सेज उठाना शुरू कर देता है टू कवर अप दैट लॉस। जो उसको लगता है कि भाई ये इतना कम पड़ रहा है तो चलो मैं यहाँ से ये सामान ले जाऊंगा तो कवर अप हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, टॉयलेट पेपर उठा लिया, सोप उठा लिए, जो नैपकिन पेपर्स हैं वो उठा लिए, बहुत सारे रबर, पेंसिल, पेन, नोट पैड, ऐसी चीजें उठा के ले जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो उनको लगता है कि उठाया जा सकता है, सामान लेके जाया जा सकता है, तो वो भी करते हैं। सो इस तरह से एक तो चोरी करके वो काम चला लेते हैं। तो इससे कंपनी को डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट्स लगती है ऑर्गेनाइजेशन को, और कभी कभी इनडायरेक्ट भी लगती है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम समझेंगे। इनडायरेक्टली कैसे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है? जब वहां पे सेक्सुअल या रेशियल हैरेसमेंट देखने के लिए मिले, ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। इनडायरेक्टली कैसे रेशियल एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा? जब किसी का एम्प्लॉय का मॉरल डाउन कर दिया जाए, उसको हमेशा डराया धमकाया जाए, या उसका जो वैल्यूएबल एम्प्लॉय है उसको जानबूझ के इतना परेशान किया जाए कि वो जॉब छोड़ के भाग ही जाए, वो आना ही नहीं चाहे कंपनी में। सो ये इनडायरेक्ट लॉस है कंपनी के लिए। एंड डायरेक्टली कैसे कंपनी कर सकती है? जब वो किसी कंप्लेंट को इनअप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करती है। किसी ने आके मैनेजर को कुछ बोला और मैनेजर ने रफा दफा कर दिया मामला, आगे उसको हाईलाइट नहीं किया, एक्सकेलेट नहीं किया। सो उस सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि भाई कंपनी सपोर्टिव नहीं है, छोड़ो भागो यहाँ से। सो वर्क प्लेस वायलेंस एक और एग्जांपल है जहाँ पे, ये सबोटेज का एग्जांपल है, जहाँ पे वर्क प्लेस वायलेंस में कौन करता है वायलेंस? या तो एम्प्लॉयज की आपस में ही भिड़ंत हो गई, या फिर ये वायलेंट बिहेवियर उन लोगों से भी देखने के लिए मिलता है जो डिसगस्टेड वर्कर्स हैं या फिर फॉर्मर वर्कर्स हैं, यानी ऐसे वर्कर्स जो डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर वो जो छोड़ के चलेगा चिड़ चिड़ के, एंड फिर वापस आके वो बहुत ज्यादा
वायलेंस शो कर रहे हैं, मे बी डेथ्स, इंजरीज देखने के लिए मिल रही हैं, इस लेवल तक चला गया वायलेंस। सो ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ये सारे डिसफंक्शनल बिहेवियर है, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, थेफ्ट एंड सबोटेज। तो आप इसको चाहो तो चार पॉइंटर्स डाल के भी लिख सकते हो, अगर जिस तरह के भी मार्क्स में आए। इसको जरूरी नहीं है कि थेफ्ट एंड सबोटेज एक साथ ही लिखो, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट डाल के लिख लेना। देन मेथड्स टू ओवरकम डिसफंक्शनल बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जो हम इंप्लीमेंट करें और डिसफंक्शनल बिहेवियर को कंट्रोल कर सके? तो एक है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। अगर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप को प्रमोट करे तो ये चीजें कम हो सकती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप होती क्या है? इसका मतलब है वो बिहेवियर जो एम्प्लॉय शो करता है एक पॉजिटिव ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉय है वो उतना काम तो कर ही रहा है जितना उसको दिया गया है, अपनी परफॉर्मेंस के अलावा भी वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। जैसे सपोज उसने अपना क्वालिटी एंड क्वांटिटी का वर्क तो दिया जो उसको मिल रहा है, उसने बहुत अच्छे से काम किया, तो ये तो हो गया गुड परफॉर्मर। लेकिन अगर उसने ओवर टाइम किया तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप शो कर रहा है। ओवर टाइम अगर कर रहा है, अगर वो काम अच्छे से कर रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी का वर्क कर रहा है जो उसको मिल रहा है, लेकिन वो ओवर टाइम के लिए मना कर देता है, अनविलिंग है न्यू कमर्स को ट्रेन करने के लिए, तो वो गुड परफॉर्मर तो माना जाएगा, गुड परफॉर्मर, बट गुड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन नहीं माना जाएगा। सो ये डिफरेंस होता है। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि वो इंडिविजुअल खुद, फिर उसके सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स जो हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर शो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि किसी की पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, देन कोई उसकी नीड्स क्या है, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रहा है। अगर उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड नीड्स इन सब का ध्यान ऑर्गेनाइजेशन रख रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सिटीजनशिप शो करेगा। सो बहुत सारे ऐसे सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वर्क ग्रुप होते हैं जो इस तरह के बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन खुद स्पेशली इस तरह के कल्चर को प्रमोट कर सकता है जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करे, रिवार्ड करे इस तरह के बिहेवियर्स को, सो दैट बाकी लोग भी मोटिवेट होके वैसा काम करें। कमिंग टू शॉर्ट टर्म एचआर प्लानिंग। शॉर्ट टर्म एचआर प्लानिंग के फेवर में कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, लेकिन व्हाई नॉट लॉन्ग टर्म एचआर प्लानिंग? ये क्यों फेल हो जाती है? जब भी लॉन्ग टर्म डिमांड या सप्लाई फॉर पीपल की बात आती है तो वो फेल हो जाती है। मतलब अगर हमने सोचा कि भाई इतने सारे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और जब कर ली जाती है तो वो प्लानिंग फेल भी हो जाती है क्योंकि वैसे चीज़ें नहीं हो पाती है, टर्न अप नहीं हो पाती। रीज़न बीइंग कि हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, एक्सटर्नल इवेंट्स कैसे होंगे, और एक्सटर्नल इवेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी डिसीजन को। इसलिए एचआर जब भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि ये एचआर जो है वो कंसंट्रेट करे कि फ्यूचर में किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमने इस पे ध्यान दिया कि किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, तो एक ब्रॉड इंडिकेशन दिया जा सकता है कि कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बट शॉर्ट टर्म फोरकास्ट एक्यूरेट हो सकता है। लाइक अगर मान लो एचआर सोचे कि भाई शॉर्ट टर्म ही हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट भी हो जाता है क्योंकि वो एक्टिविटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या स्किल्स चाहिए, किस लेवल की स्किल्स चाहिए, उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म ज़्यादा फेवरेबल होती है। रॉथवेल ने कुछ पॉइंट किए थे कि जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं कि प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट कोई भी प्लान, तो और प्रैक्टिस एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है उनमें गैप क्यों है। तो रॉथवेल ने ये बताया था कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में गैप होने के रीजंस बहुत सारे हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया कि जब चीज़ें चेंज होती है फ्यूचर में, इस वजह से कुछ भी इम्पैक्ट हो जाता है चेंज की वजह से, और इसीलिए प्रिडिक्शन भी मुश्किल हो जाता है। हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी को हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही देखना चाहिए। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर कोई चीज़ फिजिबल है तो उसकी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, जो फिजिबल नहीं है उसकी प्लानिंग करने की जरूरत है। इस तरह से अगर सोचेंगे तो हम प्लान कर पाएंगे अच्छे से कि हमें कितने एचआर की ज़रूरत है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। देन पॉलिसीज शिफ्ट होती रहती है, प्रायोरिटी शिफ्ट होती रहती है, स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दैट इज़ वाई वो प्लानिंग फेल हो जाती है। देन बहुत सारे
मैनेजर्स जो हैं वो थ्योरी और प्लानिंग जो एचआर ने की होती है उस पर डिस्ट्रस्ट भी डिस्प्ले करते हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन एविडेंस नहीं है ह्यूमन रिसोर्स वर्क का। जब एविडेंस नहीं होता ह्यूमन रिसोर्स वर्क्स का तो फिर वो डाउटफुल कंडीशन में चला जाता है। तो ये गैप्स की वजह से थ्योरी एंड प्रैक्टिस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं और करना भी चाहिए कि हम ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको हम पता लगा लें। ये दिमाग में रखते हुए कि क्या क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगा इन सारी चीज़ों को। और जनरली जब ऑर्गेनाइजेशन काम करता है मेजर चेंजेस पे तो उसको आइडिया भी होता है कि क्या चीज़ें हो सकती है। तो जब भी हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, सो दैट हम डील कर सके जो भी प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन रिसोर्सिंग को लेकर। नाउ इसी में ही कुछ पॉइंटर्स दिए हैं जो हमारा टॉपिक है शॉर्ट टर्म एचआर प्लानिंग, तो वो क्यों करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हुए करनी चाहिए, उसी के ऊपर फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर प्लानिंग। जब भी एचआर प्लानिंग होती है तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए ज़रूरी है किस कॉन्टेक्स्ट में एचआर प्लानिंग हम कर रहे हैं और किस एक्सटेंट तक हम कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सक्सेस इस पर भी डिपेंड करती है कि हम फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत हमें पड़ेगी और प्लान में उनको कैसे हम इम्बाइब करेंगे, कैसे उन लोगों को डालेंगे उस प्लान में, सो दैट हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की। देन जो भी हम अप्रोच लगाते हैं वो उस पर डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट आपने फोरकास्ट किया है। ऑर्गेनाइजेशन के जो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में अगर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है तो अगेन फ्यूचर एक्टिविटी लेवल्स जो है वो डिफिकल्ट होते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि आगे कैसे करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। सो हमें एडहॉक लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रिक्रूट करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने पड़ते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए ही लोगों को रखना पड़ जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन एक्शन प्लान बना सकता है कहाँ से देख के, जो उनके ब्रॉड रिसोर्सिंग स्ट्रेटजीज पहले थी उनको एनालाइज करके कि कितनी डिमांड होती थी, कितना सप्लाई हो रही थी, उसके बेसिस पे एक एक्शन प्लान तैयार कर सकता है और उस प्लान को शॉर्ट टर्म रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म जितना होगा वो उतना ही और फ्लैक्सिबल भी होना चाहिए। तो किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि एक तो रिसोर्सिंग कैसे करोगे, प्लान्स में ये चीज़ों पे ध्यान देना है, एरियाज ऑफ रिसोर्सिंग कहाँ से रिसोर्सिंग होगी, देन फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्लान में एंड डाउन साइजिंग का भी स्कोप होना चाहिए, क्योंकि प्रिडिक्शंस लगाना बहुत मुश्किल होता है अगर मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। हमें एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो रिक्रूटिंग करेंगे बाहर से और हाई क्वालिटी के कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करेंगे कंपनी में। एक तो ये प्लान बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग प्लान, कि हमने एम्प्लॉयज़ को बाहर से कौन से ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हमने बाहर से रिक्रूट किया है। दूसरा ये एनालाइज करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जिनमें वो पोटेंशियल और स्किल्स हैं, वो डेटाबेस से पता चल जाती है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ का डिटेल लिखते हैं, उनमें क्या स्किल्स है, क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, एंड उसको रेगुलरली अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो अपडेटेड अगर डाटा स्किल है हमारे पास, डेटाबेस है स्किल्स का, सो ऑर्गेनाइजेशन वहां से फिल्टर कर सकती है एंड देन उन्हीं एम्प्लॉयज को वो प्रमोट कर सकती है या रीडिप्लॉय कर सकती है। रीडिप्लॉय मतलब किसी और जॉब के लिए, किसी और वर्क के लिए उनको शिफ्ट कर सकती है एंड देन या पुराने जो एम्प्लॉयज थे उनको वापस बुला सकती है, ये भी कर सकती है। एंड देन एडिशनल एक्सपीरियंसेस अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, या फिर उनको अगर कोई ट्रेनिंग दे दी जाए तो उन एम्प्लॉयज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का बेटर यूज़ इस तरह से हो सकता है एंड देन उनमें थोड़ा सा और उनको फ्रीडम दी जा सकती है फ्लैक्सिबिलिटी अरेंजमेंट्स की, यानी कि किसी भी टाइम में आओ कभी भी लेकिन ये काम करके दो, एंड देन वर्क फ्रॉम होम वाली फैसिलिटी भी उनको दी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट जो शॉर्ट टर्म एचआर प्लानिंग में आता है वो थर्ड पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। आप रिक्रूटमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हो? पहली चीज,
आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना नंबर एंड किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन कितनी कमी है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वो कैसे कैसे ज़रूरत पड़ेंगे, कौन से पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके कौन से पार्ट में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये प्लान करना कि कितना नंबर, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ और कब ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, कहाँ से हम लेके आ सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, कहाँ से ढूंढ सकते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़, देन एडवर्टाइजिंग करके ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू ढूंढ सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज किस तरह से अल्टरनेटिव सोर्सेस भी हमारे पास होने चाहिए। सपोज यहाँ से हमने ढूंढा, हमें इतने नहीं मिले, फिर आप क्या करोगे, तो हम पार्ट टाइम किसी को रख सकते हैं, या जो बाकी लेडीज़ हैं उनको हम जॉब दे सकते हैं, विमेन को हायर कर सकते हैं। एंड देन लास्ट है कि जो रिक्रूटमेंट प्लान है उसको कैसे कंडक्ट करोगे, उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। सो हमारा क्वेश्चन, ये जो टॉपिक था वो क्या था, शॉर्ट टर्म एचआर प्लानिंग। पहले तो हमने ये बताया कि ड्रॉबैक क्या थे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के, फिर हमने ये बताया कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्यों करना ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के, फिर हमने किस कॉन्टेक्स्ट में हमें एचआर प्लानिंग करनी चाहिए, किन पॉइंटर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो हमने देखा। फिर देन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करना है, क्या सोचना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे रिक्रूट करना है अंदर ही इंटरनली, एंड देन एक्सटर्नली आप रिक्रूटमेंट प्लानिंग कैसे रन करोगे, ये हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉय चॉइस प्लान्स। हम एम्प्लॉय को जो चूज करेंगे उसके लिए हमें प्लान करना होगा किस तरह के हम एम्प्लॉयज़ को चूज करना चाहते हैं। तो जब भी रिक्रूटमेंट प्लान हम बनाते हैं तो वो प्लान जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सके। एंड ये तभी हो सकता है जब कंपनी अपनी इमेज अच्छी कर सके। तो कंपनी क्या ऑफर कर सकती है एम्प्लॉयज़ को जिसकी वजह से एम्प्लॉय आपके पास आए, कंपनी के पास आए। नंबर 1, बेटर रिन्यूमरेशन पैकेजेस, अच्छा पेमेंट दोगे तो कोई भी आएगा। सेकंड, अगर लर्निंग, डेवलपमेंट और करियर की अपॉर्चुनिटीज मिले, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस कर दिया जाए, यानी कि अगर एम्प्लॉय में हाई क्वालिटी की डेवलपमेंट की जाए, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो हाई एम्प्लॉयबिलिटी हो जाती है ना। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आना शुरू होंगे, आराम से वो काम करेंगे आके, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी मानी जाएगी। देन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज को हैंडल करता हो अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो लोग आना पसंद करेंगे। देन बेटर फैसिलिटीज दी जाए, और उनको नॉलेज एनहांस करने का भी स्कोप हो कंपनी में। देन गोल्डन हेलोज, गोल्डन हेलोज होता है कि जब मनी पे किया जाता है रिक्रूट्स के ही सामने, तो वो समझते हैं कि हाँ हम वर्क करेंगे तो हमें रिवार्ड भी मिलेगा। एंड देन जेनरस रिलोकेशन पेमेंट्स, यानी अगर उनको कहीं और किसी और लोकेशन में भेजा जाए तो उनको पेमेंट भी सेंसिबल रीजनेबल अमाउंट में पे किया जाएगा। नाउ फ्लैक्सिबिलिटी प्लान के बारे में बात करेंगे। जब फ्लैक्सिबिलिटी प्लान की हम बात कर रहे हैं तो उसका मेन एम क्या होना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी प्लान का मेन एम होना चाहिए कि ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए एम्प्लॉयज़ को। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। थर्ड, रिड्यूस, जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। फोर्थ, जो भी डाउन साइजिंग की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत स्मूथली अचीव की जाए, सो दैट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स रास्ते में ना आए जो आगे ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ जाए। एंड देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश की जाए। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो होता था पहले उसको हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पहले तो हमें ये देखना है कि हम फुल टाइम रखें कि नहीं रखें। अगर हमें फुल टाइम नहीं रखना है तो फुल टाइम की जगह हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं। उससे क्या होगा, कॉस्ट बच जाएगी। मतलब जब कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो क्यों हमने एम्प्लॉयज़ बिठा के रखे हैं, है ना। पार्ट टाइम रखोगे तो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जाओ टाटा बाय बाय। एंड देन जॉब शेयरिंग की जा सकती है कि कुछ काम आपकी कंपनी ने किया, कुछ आपने किसी और कंपनी को पकड़ा दिया, एंड देन हो गया। एंड देन होम वर्किंग अगर आप दे दें, यानी कि एम्प्लॉयज़ घर से बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको लोकेशन बड़ी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको ऑफिस की स्पेस ज्यादा बड़ी नहीं लेनी पड़ेगी। टेली वर्किंग की जा सकती है। एंड देन टेम्परेरी वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए काम करेंगे और फिर चले जाएंगे, या कुछ घंटे के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो इस तरह के फ्लैक्सिबिलिटी प्लान्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो नए जो टेम्परेरी वर्किंग के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं, दो हैं वो। पहला है कि परमानेंट स्टाफ एक मिनिमम लेवल पे रखना, मतलब ये परमानेंट स्टाफ हमेशा रहेगा कंपनी में, एंड देन और वो रोज वैसे ही काम करेगा जैसे कर रहा है, लेकिन
जब पीक लेवल आता है वर्क का, यानी बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, तो वो एक्स्ट्रा जो काम बढ़ा है उसके लिए टेम्परेरी स्टाफ को हायर कर लिया जाए। एक ये स्ट्रेटेजी चल रही है। दूसरी है 2 टायर वर्क फोर्स, यानी कि एक तो वो है जो रखे गए हैं परमानेंट, और वो जॉब सिक्योरिटी भी उनको दी जा रही है कि भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम यही काम करो। सो और उनको सर्टेन परसेंटेज दिया जा रहा है, जो भी इनकम आ रही है उसका, मतलब एक कांस्टेंट सैलरी उनको मिल रही है। और उसके अलावा हमने टेम्परेरी स्टाफ रखा है पेरीफेरी में, मतलब टेम्परेरी स्टाफ आएगा लेकिन वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है, वो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आधा आधा कर दिया गया है। और ऑर्गेनाइजेशन ये इन सब का ज्यादा अच्छे से यूज और भी कर सकता है अगर वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑर्गेनाइजेशन को, उसने नीचे किसी और कंपनीज जो छोटी कंपनीज है उसके साथ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या आउटसोर्सिंग कर दिया, अपना पूरा काम ही दूसरी किसी कंपनी को पकड़ा दिया। जब काम हुआ तो इस कंपनी ने दोबारा ले लिया एंड जहां से मिला था प्रोजेक्ट उसको दे दिया। सो इस तरह से फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट भी किए जा रहे हैं आजकल की डेट में। नाउ पार्ट टाइम वर्कर्स को रखने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस की पहले बात करते हैं। जो एडवांटेजेस में नंबर 1 आता है स्कोप फॉर फ्लेक्सिबल आवर्स वर्क, मतलब कि हम उनको कितने भी टाइम पे बुला के कितने भी बजे छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, मतलब आपको वॉचफुल नहीं रहना पड़ेगा कि भाई ये परमानेंट वर्कर है, इतने बजे आना ही है, तुम लेट क्यों आए, तुम जल्दी क्यों जा रहे हो, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। उनको जितने घंटे वो काम करेंगे उसका आपको पेमेंट देना है। फिर जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको सही तरीके से आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ट्वाइलाइट शिफ्ट होती है सुबह शाम की, तो दोनों शिफ्ट्स में आप बुला सकते हो, जितनी मर्जी उतना बुला सकते हो। देन इनका कॉस्ट जो होता है एज कंपेयर टू फुल टाइम वर्कर से कम होता है, यानी कि फुल टाइम वर्कर अगर एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे, ओवर टाइम वो काम करेंगे तो ज्यादा चार्ज करेंगे, जबकि जो लेबर कॉस्ट होती है वो पार्ट टाइम वालों की वो कम होती है। देन इनकी प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी पार्ट टाइम वर्कर्स की, बिकॉज वो रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं, तो वो ज्यादा ध्यान देते हैं उस पर, अपने वर्क पे, क्योंकि शॉर्टर आवर्स के लिए वो आ रहे होते हैं। देन डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। डिसएडवांटेजेस क्या है, जनरली ये विलिंग नहीं होते ज्यादा आफ्टरनून या इवनिंग का काम लेने के लिए, ये मोबाइल भी नहीं होते, मतलब ज्यादा आना नहीं चाहते, ज्यादा दूर दूर तक जाना नहीं चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन में ही काम करना चाहते हैं। एंड देन उनका जो आवर्स हैं वो भी वेरी करता है, जरूरी नहीं है जितने घंटे आप काम कराना चाहते हो उतने ही घंटे वो काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे जितना उनको करना है। देन इनके जो रेट्स होते हैं लेबर टर्न ओवर के, वो भी हायर होते हैं पार्ट टाइमर्स में, मतलब वो कभी भी छोड़ के चले जाते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं और छोड़ देंगे, उनकी मर्जी, वो अपनी मर्जी चलाएंगे। देन पार्ट टाइमर जो होते हैं वो लेस कमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू फुल टाइम एम्प्लॉयज ज्यादा कमिटेड होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। नाउ कमिंग टू जॉब शेयरिंग भी की जा सकती है। ये वो अरेंजमेंट है जहाँ पे 2 एम्प्लॉयज जो हैं वो एक वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब फुल टाइम की जो पोजीशन है उसको 2 एम्प्लॉयज ने डिवाइड कर लिया, मतलब आधा टाइम एक काम करेगा, आधा टाइम दूसरा काम करेगा, आधा वर्क एक करेगा, आधा दूसरा करेगा, और जो भी पेमेंट का और बेनिफिट्स हैं वो आधे आधे दोनों में डिवाइड हो जाते हैं। सो बेसिकली हमने काम को स्प्लिट कर दिया है डेज या वीक्स में, या फिर ऑल्टरनेट वीक्स में, डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या चॉइस है। दिन में आधा आधा टाइम आएंगे, हफ्ते में आधे दिन वो आएगा, आधे दिन वो आएगा, या एक वीक वो आएगा या दूसरे वीक दूसरा आएगा, इस तरह से। लेकिन एक ही काम को वो दोनों शेयर करके करते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या है, अगर दोनों में से कोई एक छोड़ के जाता है या दोनों में से एक कोई छुट्टी करता है तो भी काम आधे टाइम तो चल ही रहा है ना। तो और दोनों की नीड्स पूरी हो रही हैं, दोनों को एक कंटिन्यूटी मिल रही है। सो अगर हाफ काम नहीं भी हुआ बीमारी या छोड़ने की वजह से या छुट्टी लेने की वजह से, तो भी दूसरा काम तो वो करे जा रहा है। देन एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को मिल रहा है इससे, चाहे आधा मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। सो वो एक बेनिफिट है। एंड देन फुल टाइम का जो फुल टाइम नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें डिसएडवांटेज भी है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाती है इसमें, और रिस्क ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होती है, मतलब कौन जिम्मेदारी लेगा अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, दोनों में से किसकी गलती है, तो वो फैक्टर्स भी इसमें देखे गए हैं जो डिसएडवांटेज में आते हैं।
नेक्स्ट इज होम वर्किंग एंड टेली वर्किंग। ये एक नया ट्रेंड चल गया है आजकल कोविड के बाद से कि वर्क फ्रॉम होम या फिर टेली वर्किंग। सो ये वो जॉब हैं जो होम बेस्ड एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, स्पेसिफिकली जैसे कंसल्टेंट्स हो गए, एनालिस्ट हो गए, डिज़ाइनर हो गए, काउंसलर्स हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो आप घर से ही बैठ के कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है, आप जल्दी से रेस्पॉन्ड कर सकते हो क्योंकि आप घर से ही बैठ के कर रहे हो, आपका आने जाने का टाइम बच रहा है, आप टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप कभी भी उठ के वो काम करना शुरू कर सकते हो जैसा आपके टाइम अवेलेबल है, और जब डिमांड है तो आप रैपिडली रेस्पॉन्ड भी कर सकते हो। ओवरहेड्स रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि कंपनी को कोई वर्क प्लेस अरेंज नहीं करनी पड़ रही है ना, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर नहीं देना पड़ रहा है, एंड देन एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी घट रही है क्योंकि वो अब क्योंकि ये चीज़ें नहीं देनी पड़ रही है कंपनी को, तो कंपनी को वो एक्स्ट्रा पेमेंट बच रहा है जो देना पड़ रहा था। सिमिलरली टेली वर्किंग वाले जो लोग होते हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जहां पे वो मेन कंपनी से लिंक्ड होते हैं या फिर जो नेटवर्क ऑफ कंपनीज है उनसे लिंक करा दिए जाते हैं। एम यही है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हो, रैपिड एक्सेस हो स्किल्स का, और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हम रिटेंशन कर सके, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का मतलब उनको अपने पास रख सके, अदरवाइज वो किसी और कंपनी में एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो इसीलिए उनको अगर आप कंफर्ट देते हो, उनके कंफर्ट के हिसाब से आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हो तो वो आपके पास टिके रहते हैं। सो टेली वर्कर्स जहाँ जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वो कहाँ पे है? मार्केटिंग में, फिनेंस में एंड IT डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो किस तरह के एम्प्लॉयज़ को रख रहा है, यानी कि उनके एम्प्लॉय की एजुकेशन लेवल क्या है, वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है प्रोजेक्ट में, उसके हिसाब से उसका अरेंजमेंट किया जाता है। वर्क फ्रॉम होम कंडीशन में भी उनका केयरफुल सिलेक्शन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है टेली वर्कर्स को कि किस तरह से घर से बैठ के भी काम करना है। एंड देन जो भी रिसोर्सेज उन्हें चाहिए होते हैं जैसे कि लैपटॉप हो गया, बाकी चार्जर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो माइक, ये सब चीज़ें, हेडफोन, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर देती है कि घर से काम करो और हम तुम्हें सामान दे देंगे। सो इस तरह से किया जा सकता है। एंड देन उनका जो सिस्टम में उनका जो ऑपरेशन है उसको मॉनिटरिंग का भी एक अच्छा तरीका मिल गया है ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे वो चेक कर लेते हैं कितने बजे वो लॉग इन हुए, कितने बजे लॉग आउट हुए, क्या काम किया, कितना परफॉर्मेंस किया, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती है। नाउ कमिंग टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर हम करते हैं तो कंपनी ज़्यादा फोकस कर पाती है रिसोर्सेज पे, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन रिसोर्सेज पे फोकस कर पाती है। एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर पाती है क्योंकि उसने सब कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब किसी और कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया है काम करने के लिए। सो ज़्यादा एम्प्लॉय उसको हायर नहीं करने पड़ रहे, उसने दूसरी कंपनी से करवाया। देन फ्लैक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा वो फ्लैक्सिबल हो जाती है कंपनी, तो 4 प्रोजेक्ट एक साथ ले सकती है, एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं काम करेगी। एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें। देन जॉब सिक्योरिटी जो कोर एम्प्लॉयज की है वो भी हम इंश्योर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो हो गए प्लस पॉइंट। ड्रॉबैक क्या क्या है? लीगल स्टेटस देखना पड़ता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स का, और उनको क्लासिफाई करना पड़ता है कि क्या वो इनकम टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस उस कंपनी का है या नहीं है, सब जिनके साथ सब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना। अगर इन चीज़ में फ्लॉज होंगे तो कंपनी खुद फंस जाएगी, इसीलिए ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। एंड देन सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो कैसे किस तरह की डिलीवरी देते हैं, वो क्वालिटी का वर्क दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल काम है उनकी क्वालिटी वर्क को कंट्रोल करना। उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, आपको पसंद नहीं आया, देन उनसे पंगा हो गया, मतलब नेक्स्ट टाइम आप उनसे कुछ और काम नहीं करवा सकते, हो सकता है दूसरा काम वो अच्छा करते हो, तो टर्म्स खराब होने का भी रिस्क हो जाता है। सो क्वालिटी पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। देन निगेटिव रिएक्शंस जो एम्प्लॉयज के आ रहे हैं या ट्रेड यूनियंस के आ रहे हैं, जो वो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, कि किस तरह से कंपनी काम अंदर क्यों नहीं करवा रही है, बाहर से कैसे कर रही है। सो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसपे जो फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को। सो किस तरह का डिसीजन लेगी कंपनी, सब कॉन्ट्रैक्ट कराएगी कि नहीं कराएगी, वो उनका ऑपरेशनल डिसीजन होता है। ऑपरेशनल डिसीजन के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन उनके फ्लैक्सिबिलिटी प्लान जो है उसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग किस तरह से की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एंड एम्प्लॉय के रिलेशन को देखते हुए कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितने परमानेंट है, कितने टेम्परेरी है, उसके बेस्ड उस बेसिस पे करती है कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैक्सिबल आवर अरेंजमेंट्स, मतलब घंटे। इसमें बहुत सारे तरह तरह के प्लान हैं कि कितने आवर्स
आप किसको काम करवाओगे, किस तरह से होगा। तो एक है फ्लेक्सिबल डेली आवर्स, मतलब कि इसमें कुछ डे टू डे कितने घंटे काम करेगा एम्प्लॉय, उस पर डिपेंड करता है। इसको फ्लैक्सी टाइम सिस्टम्स कहते हैं। जैसे कि टिपिकल जब वर्कलोड ज़्यादा है तो ज़्यादा घंटे बैठ के काम करेगा, जिस दिन कम वर्क है उस दिन कम घंटे बैठ के काम करेगा। ये हो गया फ्लैक्सिबल डेली आवर्स। फ्लैक्सिबल वीकली आवर्स होता है जिसमें वीक में कौन वीक्स, कितने वीक्स साल में, कितने वीक्स उसको ज्यादा काम करना है, कितने वीक्स कम काम करना है, तो वो भी डिसाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। देन फ्लैक्सिबल डेली एंड वीकली आवर्स, इसमें डेज एंड वीक के हिसाब से किया जाता है। वीक में भी कई दिन बहुत ज्यादा काम होगा और कई दिन कम काम होगा, एंड ऐसे ही कुछ वीक्स बहुत ज्यादा काम होगा और कुछ वीक्स कम काम होगा, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है। देन कंप्रेस्ड वर्किंग वीक्स, मतलब कि एम्प्लॉयज जो है वो फ्यूअर देन 5 स्टैंडर्ड डेज काम करेगा। तो इसमें क्या हो गया, वीक उसका पूरे 7 डेज का नहीं है, 6 डेज का नहीं है, 5 डेज का भी नहीं है, उससे भी कम दिन का है, 4 दिन ही उसको आना है, लाइक दैट कंप्रेस्ड वर्किंग वीक्स हो गया। देन एनुअल आवर्स, मतलब साल भर में कितने घंटे उसको काम करना है वो डिसाइड कर लिया जाएगा, एंड साल के कुछ दिनों में उसको ज्यादा घंटे काम करना होगा और साल के कुछ दिनों में बिल्कुल कम काम करना होगा। तो आवर्स भी वेरी करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स साल भर में कितने स्पेंड करने हैं वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। सो कैसी डिमांड आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके बेसिस पे। एंड देन शिफ्ट वर्क अरेंजमेंट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, इस तरह का भी किया जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल आवर अरेंजमेंट के तरह तरह के ऑप्शंस है। बाकी कंपनी अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकती है, इंट्रोड्यूस भी करा सकती है डिमांड रिक्वायरमेंट्स को कि किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और क्रिएटिवली सोच सकती है कंपनी, तो वो भी कर सकती है। सो इससे क्या होता है, और या इसके अलावा और ये भी कर सकती है कि ओवर टाइम को रिड्यूस कर दे, एम्प्लॉयज के बेटर प्लान्स दे दे, इक्विपमेंट्स दे दे, सो दैट काम फास्ट हो जाए। Now the last topic of today's video is the downsizing plan. Downsizing plan मतलब जब हम कंपनी में एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉयज है, सरप्लस एम्प्लॉयज हैं, उनको निकालने का सोचते हैं। और ये क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट डालती है कंपनी को। तो जो अनएक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आती है उसको हम डाउन साइजिंग कहते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज जो कुछ भी नहीं कर रहा है, बस कंपनी का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। सो ये मेथड, इस मेथड को हम डाउन साइजिंग कहते हैं। तो डाउन साइजिंग प्लान जो होता है वो बेस्ड होता है कि जो रिडक्शंस का टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे ऐसा करना पड़ रहा है। देन फोरकास्ट करना किस एक्सटेंट तक हम इस वेस्टेज को बचा सकते हैं या इस वेस्टेज को कम कर सकते हैं। और वॉलंटरी रिडेंडेंसी को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप से छोड़ के जाएंगे कंपनी, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि वो फालतू है, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो प्लान क्या क्या हो सकते हैं जब हम डाउन साइजिंग के बारे में बात करते हैं। डाउन साइजिंग प्लान में ये वाली चीज़ें सोचना है, कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिन्हें जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना। सेकंड, उन्हें इन्फॉर्म करने का अरेंजमेंट करना, एम्प्लॉयज से कंसल्ट करना, ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करना, नहीं तो ट्रेड यूनियन आगे बीच में घुस जाती है कि तुमने एम्प्लॉय को कैसे निकाला, उसके फ्यूचर का क्या होगा, इसीलिए उनसे भी कंसल्ट करना पड़ जाता है। एंड देन कितना लॉसेज हो रहे हैं, नेचुरल वेस्टेज कितना हो रहा है, उसके बारे में फोरकास्ट करना। कोई भी फाइनेंशियल या फिर और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है फालतू एम्प्लॉयज की वजह से, वो पता करना। एंड वॉलंटरी जो रिडेंडेंसी है उसको भी एनकरेज करना, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से छोड़ के जाना चाहते हैं, उसको भी हम एनकरेज कर सकते हैं। और अगर दूसरा कोई इंड्यूसमेंट दे सकते हैं, यानी कि जैसे किसी को अगर आपने बोला कि भाई आप हमारी कंपनी के लिए अब यूजफुल नहीं रहे और हम वी डोंट नीड यू, तो आपको कुछ महीने की उनको सैलरी एडवांस देनी पड़ती है, तो वो इंड्यूसमेंट हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट जो आप उनको दे रहे हो, उसको आप एनकरेज कर सकते हो कि वॉलंटरीली आप छोड़ो और हम आपको पेमेंट करेंगे। देन ये भी फोरकास्ट करना कितने लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेंगे, मतलब छोड़ देंगे कंपनी, लीव कर देंगे कंपनी को अपनी इच्छा से ही। फिर ये भी फोरकास्ट करना कि कितना एम्प्लॉयज अभी हैं कंपनी में जो आगे चल के रिडंडेंट हो जाएंगे, मतलब आगे कुछ काम के नहीं रहेंगे। देन रिडंडेंसी टर्म्स को डिस्क्राइब करना, ये भी रिडंडेंसी प्लान में आता है। एंड देन फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट उन एम्प्लॉयज को देना जो अभी भी कंपनी रिटेन रखना चाहती है, क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल है। देन ऐसे कोई अरेंजमेंट करना कि कंपनी को छोड़ के एम्प्लॉय ना जाए और वो अपनी कंपनी में बना रहे, तो उसको थोड़ा सा और सपोर्ट देना पड़ेगा कंपनी को। देन कौन से स्टेप्स ऐसे लेने हैं जो रिडंडेंट एम्प्लॉयज को हेल्प कर सके न्यू जॉब ढूंढने के लिए, उनकी काउंसलिंग करना, दूसरे एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट करना, उनको ऑफर्स देने बाकी सर्विसेज के लिए
कि वो बाकी जगह पे जाके काम कर सकते हैं, या ऐसे ही शॉर्ट टर्म वर्क भी मिल जाए तो भी चलेगा। तो ऐसे अरेंजमेंट करना कि इंडिविजुअल्स को बताना कि भाई देखो तुम रिडंडेंट हो, अब तुम यहाँ अब तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है और कंपनी को कैसे तुम्हारी वजह से नुकसान हो रहा है, ट्रेड यूनियन को एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें रिडंडेंसी प्लान के अंदर आती है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है इस चीज में, जहाँ पे वो रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, उस अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को दिखाने का मौका यहाँ पे मिलता है ह्यूमन रिसोर्स को, जहाँ पे वो फर्म की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को देखता है और उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाता है और इंश्योर करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हैं वो अवेलेबल रहें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। सो फोकस जो होना चाहिए इनका वो इसी में ही होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे एक्वायर किया जाए और उसको डेवलप किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए। सो जो हेड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स होते हैं और उनके जो कोलीग्स होते हैं, उनका जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट डालना भूल गए, नंबर 1 नंबर 2। तो नंबर 1 क्या है, ये इंश्योर करते हैं कि बिजनेस के स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में ह्यूमन रिसोर्स को पता होना चाहिए और वो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन प्लान्स के बारे में एडवाइस देने लायक होना चाहिए। सेकंड जो ह्यूमन रिसोर्स वालों का काम है वो है पॉइंट आउट करना मैनेजमेंट को क्या वीकनेसेस एंड क्या स्ट्रेंथ है ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं जो अभी हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, एंड कौन से डेवलपमेंट प्लान्स बिजनेस प्लान्स है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज सिनेरियो प्लानिंग के लिए कैपेबल होना चाहिए एचआर, यानी कि वो फ्यूचर इश्यूज क्या आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना जाने, कैसे एम्प्लॉयज को एक्वायर करना है, रिटेंशन करना है एम्प्लॉयज की, और आगे फर्दर क्या मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इनको रिटेंशन के लिए और इनको एक्वायर करने के लिए, वो सजेस्ट करना एचआर का काम है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज किस एक्सटेंट तक क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जा सकता है सो दैट हमें यह पता चले ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई कहाँ से होगी और किस किस चीज़ के लिए हो पाएगी, कितने जो लोग हैं वो फिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या नहीं होंगे, कितने यूजफुल होंगे, कौन से मेथड्स हम यूज करेंगे सो दैट हम फोरकास्ट कर सकें कि कितने एम्प्लॉयज की हमें ज़रूरत है। ये देन फिफ्थ पॉइंट है ये अवेयर होना कि फ्यूचर जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें कितनी फ्लैक्सिबिलिटी हम डाल सकते हैं, इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स को, कितना स्कोप है कि हम ऑल जितने भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितनी फ्लैक्सिबिलिटी हम डालें टाइम को लेकर, एम्प्लॉयज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट पॉइंट इज जो कितना हो जाएगा, सिक्स्थ पॉइंट, कि रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल रिसोर्स प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना ज़रूरी है जिससे वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के, और एनालिसिस कर सके कि लेबर टर्नओवर कितना होगा कंपनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 1 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए था, एंड अगर समझ आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, press the notification bell, and keep commenting. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.